क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाए? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि गरीबी एक हालत नहीं बल्कि एक आदत है और दौलत एक मानसिकता? तो तैयार हो जाइए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ज्ञान जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। और अब बारी है आपकी। नेपोलियन हिल की विश्वविख्यात पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पहली बार हिंदी में पूरी कहानी के रूप में सिर्फ यहां। आप सुन रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच चैनल किताबों की आवाज पर। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं उस विचार से जो आपको बदल सकता है। एक समय की बात है जब अमेरिका आर्थिक संकट के द्वार से गुजर रहा था। हर ओर गरीबी और बेरोजगारी का साया था। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति था जो लोगों को यह सिखाने का प्रयास कर रहा था कि दौलत केवल किस्मत या हालात पर निर्भर नहीं करती बल्कि सोचने के तरीके पर भी निर्भर करती है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन हिल। वह वर्षों तक सफलता के रहस्यों को खोजते रहे। उन्होंने अनेक सफल व्यक्तियों से मुलाकात की, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी जैसे उद्योगपतियों से। इन मुलाकातों और अनुभवों से उन्होंने यह जाना कि अमीरी एक मानसिक अवस्था है, एक सोच है जो हर इंसान के भीतर जाग सकती है। एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह चुनौती दी थी कि वे 20 वर्षों तक इस विषय पर अध्ययन करें और एक ऐसी विधि तैयार करें जो आम इंसान को भी दौलतमंद बना सके। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन हिल ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने अपने जीवन के कीमती वर्ष सफलता की मानसिकता को समझने में लगा दिए। हिल ने पाया कि हर सफल इंसान के भीतर एक स्पष्ट और ज्वलंत इच्छा होती है, एक आग जो उन्हें सामान्य से असाधारण बना देती है। उन्होंने कहा कि इच्छा ही वह बीज है जिससे दौलत का वृक्ष उगता है। परंतु यह साधारण इच्छा नहीं होती। यह वह प्रकार की इच्छा होती है जो इंसान को रातों की नींद छीन ले, जो हर पल उसे उसी लक्ष्य की ओर धकेले। वह बताते हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन केवल वही लोग अमीर बनते हैं जो अपनी इच्छा को कार्य में बदलते हैं, जो योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं और तब तक रुकते नहीं जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। उदाहरण के लिए उन्होंने एडविन सी बार्न्स की कहानी साझा की। बार्न्स एक आम व्यक्ति था जिसके पास न तो धन था न ही कोई विशेष शिक्षा, लेकिन उसके पास एक सपना था। वह थॉमस एडिसन के साथ व्यापार में साझेदार बनना चाहता था। यह सपना असंभव लग सकता था, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। वह ट्रेन में सवार हुआ, एडिसन के पास गया और कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। एडिसन ने उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं दी, लेकिन एक छोटा सा अवसर जरूर दिया। वह अवसर बार्न्स ने इस तरह निभाया कि कुछ ही वर्षों में वह एडिसन के व्यापार में साझेदार बन गया। यह कहानी यही दर्शाती है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक स्पष्ट सोच, एक निश्चित उद्देश्य और उसे पाने की अदम्य इच्छा आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने कभी कल्पना भी न की हो। हिल बताते हैं कि आपके विचारों में शक्ति होती है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। यह विचार जब बार बार दोहराया जाता है तो वह आपकी चेतना में गहराई से प्रवेश कर जाता है, और जब आप उसे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं तो वह विचार कार्य में बदलने लगता है। दौलत पाने की प्रक्रिया भी इसी तरह शुरू होती है। सबसे पहले विचार से, फिर इच्छा से, फिर आस्था से, फिर योजना से, फिर कार्य से। यह एक क्रम है जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति से हो। हिल कहते हैं, मनुष्य वह बन जाता है जो वह सोचता है। इसका अर्थ है कि अगर आप लगातार अपने आप को गरीब, असफल या दुर्भाग्यशाली मानते हैं तो आप उसी प्रकार के अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को सफल, धनवान और सशक्त मानते हैं और उसी दिशा में कार्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। लेकिन यह सब आसान नहीं होता। इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती होती है संदेह। खुद पर भरोसा रखना सबसे कठिन होता है, खासकर तब जब दुनिया आप पर हंस रही हो या आप असफल हो चुके हों। इसीलिए हिल आस्था की बात करते हैं। आस्था वह शक्ति है जो आपके विचारों को जीवन देती है। यदि आप किसी चीज पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो वह विश्वास आपके अंदर ऊर्जा भर देता है।
यह विश्वास ही है जो बार्न्स को एडिसन तक ले गया। यही विश्वास है जो आम लोगों को महान बनाता है। आस्था को मजबूत करने का एक तरीका है आत्मसंवाद। आप दिन में अपने आप से क्या कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप बार बार खुद को यह कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, तो यह विचार आपके अवचेतन में गहराई तक चला जाता है। हिल ने यह भी कहा कि हमारे अवचेतन मन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यह मन बिना किसी तर्क के आपके विचारों को स्वीकार कर लेता है। अगर आप नकारात्मक विचार देते हैं तो यह नकारात्मकता को साकार करता है, लेकिन अगर आप सकारात्मक सशक्त विचार देते हैं तो यह आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। जैसे बीज को मिट्टी में बोया जाता है, वैसे ही विचार को मन में बोया जाता है। और जिस प्रकार मिट्टी हर बीज को उगाने की कोशिश करती है, चाहे वह फल का हो या जड़ का, वैसे ही हमारा मन भी हर विचार को जीवन देने की कोशिश करता है। इसलिए हिल सुझाव देते हैं कि आप हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें। अपने आप से कहें कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह और रात को सोने से पहले, जब मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उन्होंने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी लक्ष्य की स्पष्टता को सफलता की पहली सीढ़ी बताया। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। जैसे बिना दिशा के हवा चलती है, वैसे ही बिना लक्ष्य के प्रयास व्यर्थ होते हैं। एक बार जब लक्ष्य तय हो जाए तो उसे कागज पर लिखें। फिर यह तय करें कि आप उसके बदले में क्या देंगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जैसे बार्न्स ने अपने समय और सेवा दी, वैसे ही आपको भी कुछ देना होगा। उसके बाद एक स्पष्ट योजना बनाएं। चाहे वह योजना अधूरी ही क्यों ना हो, पर शुरुआत जरूरी है। हिल कहते हैं कि शुरुआत के बिना कुछ नहीं बदलता। यह पूरी प्रक्रिया एक मानसिक अनुशासन है। हिल कहते हैं कि दौलत पाने के लिए आपको अपने विचारों का मास्टर बनना पड़ेगा, और यह मास्टरी केवल अभ्यास से आती है। उन्होंने कई उदाहरणों से यह बात स्पष्ट की, जैसे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी, या फिर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया था लेकिन अपने आत्मविश्वास और इच्छा से एक पूरा उद्योग खड़ा कर दिया। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक मूल मंत्र रहा है, मैं कर सकता हूं, और इसी आत्मविश्वास से उन्होंने असंभव को संभव किया। हिल की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस समय थी, क्योंकि आज भी हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब विचार, इच्छा और आस्था का संगम होता है, तब वह शक्ति बन जाती है, एक मानसिक शक्ति जो वास्तविकता को बदलने में सक्षम होती है। नेपोलियन हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा कि हर महान सफलता की नींव एक विचार होता है, पर वह विचार तभी साकार होता है जब उसे दृढ़ इच्छा और गहरी आस्था का समर्थन मिले। हिल ने यह स्पष्ट किया कि सफलता सिर्फ मानसिक स्तर पर सोचना नहीं है, वह एक कार्यवाही है, और इस कार्यवाही को दिशा देने के लिए आवश्यक है योजना बनाना। बिना योजना के इच्छा एक भ्रम बनकर रह जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जो करोड़पति बनना चाहता है, अगर वह सिर्फ रोज यही सोचता है कि काश मेरे पास करोड़ों रुपए होते, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर वह यह तय करता है कि वह किन तरीकों से यह धन प्राप्त करेगा, क्या क्या कदम उठाएगा और क्या बलिदान देगा, तो यही सपना एक लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य ही वह चीज होती है जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हिल ने एक अभ्यास की बात कही, ऑटो सजेशन अर्थात आत्मसंवाद। उन्होंने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्रतिदिन दोहराना चाहिए, उसे जोर से पढ़ना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। जैसे, मेरे पास 5,000 रुपये की संपत्ति होगी, मैं इसे अगले 5 वर्षों में प्राप्त करूंगा। मैं इसके बदले अपनी सेवाएं और समय दूंगा, और मैं इस लक्ष्य को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करता हूं। यह वाक्य जब प्रतिदिन दोहराए जाते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतरने लगते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है आपके विचारों को आपकी चेतना का हिस्सा बनाना, क्योंकि जब कोई विचार केवल सोच में रहता है तो वह कमजोर होता है, लेकिन जब वह भावना और विश्वास से जुड़ जाता है, तब वह विचार
आपकी चेतना को संचालित करता है। आत्मसंवाद के माध्यम से यह विश्वास मजबूत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। हिल ने कहा कि यह कोई 1-2 दिन का प्रयोग नहीं है, यह एक आदत है जिसे रोज के अभ्यास से बनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान। लेकिन हिल ने चेताया कि ज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों या कॉलेज की डिग्रियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान वह है जो अधिकतर लोग स्कूल या मीडिया से प्राप्त करते हैं, पर यह आपको सफलता की गारंटी नहीं देता। विशेष ज्ञान वह है जो किसी विशेष कार्य, क्षेत्र या उद्देश्य के लिए अर्जित किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी जानकारी हो, किसी को विपणन रणनीतियों का अनुभव हो, तो वह विशेष ज्ञान कहलाता है। हिल ने यह भी बताया कि जरूरी नहीं कि आपके पास सारा विशेष ज्ञान खुद हो। आप एक मास्टरमाइंड समूह बनाकर उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो उस क्षेत्र में निपुण हों। यह मास्टरमाइंड समूह ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। मास्टरमाइंड का विचार अत्यंत शक्तिशाली है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी साझा उद्देश्य के लिए एकमत होकर कार्य करते हैं, तो उनकी मानसिक ऊर्जा आपस में जुड़ती है। यह संयुक्त ऊर्जा किसी एक व्यक्ति की ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। यही मास्टरमाइंड की शक्ति है। हिल ने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य के अनुसार कुछ ऐसे लोगों की टीम बनानी चाहिए जो उसे मार्गदर्शन, सहायता और प्रेरणा दे सकें। यह टीम तभी सफल होगी जब उसका उद्देश्य स्पष्ट हो और सभी सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करें। इसके बाद उन्होंने कल्पना शक्ति की बात की। यह वह शक्ति है जिससे नए विचार उत्पन्न होते हैं। हर आविष्कार, हर व्यापार योजना, हर गीत, हर चित्र, सब कल्पना से जन्म लेते हैं। कल्पना 2 प्रकार की होती है। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद विचारों को मिलाकर नए विचार बनाती है। दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो अवचेतन से सीधे नए विचार उत्पन्न करती है। जब आप किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह कल्पना शक्ति सक्रिय हो जाती है। हिल ने उदाहरण के रूप में थॉमस एडिसन की बात की। उन्होंने हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर बार वह कल्पना शक्ति के बल पर नए रास्ते तलाशते गए। उनके पास कोई जादुई उपकरण नहीं था, बस यह विश्वास था कि समाधान है और वह उसे खोज लेंगे। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि वह अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की बातों से खाली करे, नकारात्मकता से बचाए और अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो। कल्पना तभी सक्रिय होती है जब आपके मन में शांति हो और जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही कारण है कि हिल ने ध्यान और एकांत को भी अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने एक और रहस्य बताया, निर्णय लेने की शक्ति। दुनिया के अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते या बार बार निर्णय बदलते हैं। सफलता पाने वाले लोग निर्णय लेते हैं, सोच समझकर, लेकिन साहसपूर्वक। और एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है तो वे उसे बदलते नहीं, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए। हिल ने यह बात बहुत सख्ती से कही। आपके निर्णय आपको अमीर या गरीब बना सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों के अनुसार लेते हैं, तो आप अपने भाग्य के स्वामी नहीं बन सकते। यह निर्णय तभी स्थायी होते हैं जब आपके पास आत्मविश्वास होता है, जब आप अपने लक्ष्य से जुड़ाव महसूस करते हैं और जब आप अंदर से उस दिशा में प्रेरित होते हैं। परंतु हर निर्णय के बाद एक और चुनौती आती है, असफलता। हिल ने असफलता को एक वरदान कहा। उनका मानना था कि हर असफलता में एक सीख छिपी होती है और कई बार वह सीख सफलता से भी अधिक मूल्यवान होती है। उन्होंने उदाहरण दिया, थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने लगभग 10,000 बार प्रयोग किए। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें 99999 बार असफलता नहीं लगी, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैंने 99999 तरीके सीखे कि यह कैसे काम नहीं करता। यही दृष्टिकोण सफलता का निर्माण करता है। असफलता एक संकेत है कि आपने प्रयास किया। यह एक प्रमाण है कि आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी सफलता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ी होती है।
हिल ने इस डर को जीतने के लिए साहस का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि भय का स्रोत आपके भीतर ही होता है, यह बाहरी नहीं है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तब भय भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उन्होंने कहा, डर केवल एक मानसिक स्थिति है और हर मानसिक स्थिति को बदला जा सकता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का लेखा जोखा करें। आपने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया? क्या आपका दिन आपके लक्ष्य की ओर गया या उससे दूर? यह आत्ममंथन आपको स्पष्टता देगा और यही स्पष्टता आपकी यात्रा को तेज बनाएगी। इस प्रकार नेपोलियन हिल ने विचार, इच्छा, आस्था, आत्मसंवाद, विशेष ज्ञान, मास्टरमाइंड, कल्पना शक्ति, निर्णय और असफलता, इन सभी को जोड़कर एक मार्गदर्शन का मॉडल प्रस्तुत किया। यह कोई जादू नहीं है, पर यह अभ्यास का मार्ग है और जो इस पर निरंतर चलता है उसके लिए दौलत, सफलता और संतोष कोई दूर की चीज नहीं रहते। नेपोलियन हिल ने सफलता की प्रक्रिया को समझने के क्रम में एक और महत्वपूर्ण तत्व को उजागर किया, धैर्य। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे सफल लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने भीतर धैर्य को साध लिया होता है। वे जानते हैं कि बड़े लक्ष्य समय लेते हैं और असली विजेता वही होता है जो अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहे, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। धैर्य केवल समय का इंतजार करना नहीं है, यह एक सक्रिय मनोवृत्ति है। इसका अर्थ है कठिनाइयों के बावजूद चलते रहना, बाधाओं के बावजूद कार्य करते रहना। एक किसान जैसे बीज बोकर उसे प्रतिदिन सींचता है, वैसे ही इच्छाओं को समय और परिश्रम से सींचना पड़ता है। हिल कहते हैं, अधिकतर लोग उस समय हार मान लेते हैं जब वे सफलता के सबसे निकट होते हैं। यह एक दुखद सत्य है। कई बार हम महीनों या वर्षों तक किसी लक्ष्य के लिए परिश्रम करते हैं, पर जब परिणाम सामने आने ही वाला होता है, हम निराश होकर पीछे हट जाते हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी साझा की, 3 फीट गोल्ड। एक व्यक्ति था जिसने सुनारों की भूमि में सोने की खान खोजी। उसने बहुत परिश्रम किया, मशीनें खरीदी, खुदाई की और थोड़े बहुत सोने के निशान भी मिले। पर कुछ समय बाद जब सोना मिलना बंद हो गया तो उसने हार मान ली और सारा सामान बेच दिया। समान मशीनें खरीदने वाला नया व्यक्ति समझदार था। उसने एक भूवैज्ञानिक से सलाह ली। विश्लेषण से पता चला कि सोने की मुख्य नस सिर्फ 3 फीट दूर थी और अगर पहला व्यक्ति कुछ कदम और चलता तो करोड़ों रुपए का मालिक बन सकता था। यह कहानी प्रतीक है कि कई बार सफलता बस कुछ कदम दूर होती है, पर हमें दिखती नहीं, और वही समय होता है जब धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य के साथ एक और तत्व जुड़ा हुआ है, लगातार प्रयास। हिल इसे परसिस्टेंस कहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना, इच्छा या सोच को तब तक दोहराना चाहिए जब तक वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाए। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना, अपने कार्यों की समीक्षा करना और अपने विश्वास को पुनः जागृत करना, यह प्रक्रिया आपको असफलताओं से बचाती है। और जब यह एक आदत बन जाती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने कुछ तरीकों का उल्लेख किया जिससे आप धैर्य और लगातार प्रयास को मजबूत कर सकते हैं। पहला तरीका, एक निश्चित उद्देश्य हो। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप उसके लिए हर कठिनाई को सह सकते हैं। दूसरा तरीका, एक कार्य योजना हो। आपकी इच्छाएं स्पष्ट हों और उनके लिए आपके पास एक क्रमिक योजना होनी चाहिए। तीसरा तरीका, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहना। आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको प्रेरणा दें, न कि संदेह या भय। चौथा तरीका, मास्टरमाइंड समूह। ऐसे लोगों का साथ जो आपके समान सोच रखते हों, जिनके साथ आप अपने विचार साझा कर सकें और जिनसे आप मार्गदर्शन ले सकें। हिल ने यह भी बताया कि बार बार की असफलता का कारण यह है कि लोग दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते। किसी और की नकारात्मक सोच या राय से वे अपने निर्णय बदल लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, अगर आपको अपने विचारों पर विश्वास नहीं है तो आप दूसरों के विचारों का शिकार बनेंगे। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास इस यात्रा के 2 मजबूत स्तंभ हैं। एक अन्य रहस्य जो उन्होंने साझा किया वह था अवचेतन मन की शक्ति। उन्होंने इसे दौलत की चाबी कहा। अवचेतन मन हर वह बात स्वीकार करता है जो उसे भावनाओं के साथ दी जाती है।
अगर आप प्रतिदिन यह सोचते हैं, मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, मेरे पास कोई अवसर नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सत्य मान लेता है और आपकी सोच और व्यवहार उसी दिशा में ढलते जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन यह सोचते हैं, मैं सक्षम हूं, मेरे पास अवसर हैं, मैं अमीर बनने के योग्य हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को जीवन में प्रकट करता है। हिल ने सुझाव दिया कि हर दिन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। एक सूची बनाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उसे हर दिन दोहराएं, आत्मविश्वास और भावना के साथ। भावना सबसे शक्तिशाली इंजन है जो विचारों को क्रिया में बदलता है। बिना भावना के विचार कमजोर होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हुए उत्साह, प्रेम, आस्था, आशा या लगन जैसी भावनाएं जोड़ते हैं, तो वह विचार बहुत गहरा असर करता है। इसके साथ ही हिल ने चेतावनी दी, नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, ये सब आपके अवचेतन में जहर की तरह काम करती हैं। इन्हें दूर रखना आवश्यक है। इसका अभ्यास भी संभव है। हर बार जब आप नकारात्मक सोचें तो उसे पहचानें और जानबूझकर सकारात्मक विचार से बदल दें। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगता है, पर समय के साथ सहज हो जाता है। हिल ने यह भी बताया कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो की तरह काम करता है। यह विचारों को प्रसारित भी करता है और ग्रहण भी करता है। जब हम किसी लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी ओर आकर्षित होती हैं। इसी सिद्धांत पर टेलीपैथी और सिक्स्थ सेंस जैसे विचार आधारित हैं। कई बार आपको कोई विचार अचानक आता है, जैसे किसी का नाम याद आता है और वही व्यक्ति आपको कॉल करता है, या किसी समस्या का समाधान अचानक ध्यान में आ जाता है। हिल ने कहा कि यह संयोग नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा की गहराई का परिणाम है। जब आप किसी चीज पर बहुत गहराई से सोचते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उससे जुड़ने लगती है। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में सिक्स्थ सेंस को अंतिम और सबसे रहस्यमयी बिंदु बताया। उन्होंने माना कि यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन यह तभी जागृत होती है जब बाकी सभी मानसिक शक्तियां संतुलन में हों। विचार प्लस इच्छा प्लस आस्था प्लस आत्मसंवाद प्लस योजना प्लस कार्य प्लस धैर्य प्लस अवचेतन मन प्लस मास्टरमाइंड प्लस कल्पना प्लस निर्णय प्लस सिक्स्थ सेंस की सक्रियता। यह वह अवस्था होती है जब आप अपने लक्ष्य से इतने जुड़े होते हैं कि समाधान, अवसर और दिशा अपने आप आपके पास आने लगते हैं। हिल ने इसे परफेक्ट अलाइनमेंट कहा, जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में होते हैं। उस समय आप हर स्थिति में सही निर्णय लेने लगते हैं। आपके भीतर अजीब सी शांति होती है और जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। यह चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी और अनुशासन का परिणाम होता है। और यही अनुशासन थिंक एंड ग्रो रिच की आत्मा है। हिल बार बार यह दोहराते हैं कि यह कोई कल्पना की कहानी नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों के जीवन का अध्ययन किया। उनमें गरीब भी थे, अमीर भी, अनपढ़ भी और पढ़े लिखे भी, पर सफलता की कुंजी सबके लिए समान थी। उन्होंने अपने सिद्धांतों को जीवन में लागू करने वालों की सूची दी। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, चार्ल्स श्वाब, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जॉन डी रॉकफेलर और भी अनगिनत लोग, जिन्होंने इन सिद्धांतों के सहारे सामान्य से असाधारण जीवन बनाया। इन सभी की सफलता का रहस्य केवल एक था, विचारों की शक्ति। जब नेपोलियन हिल ने विचारों की शक्ति पर बल दिया, तो उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी विचार समान नहीं होते। कुछ विचार केवल तात्कालिक होते हैं, क्षणिक भावनाओं से उपजे होते हैं, लेकिन कुछ विचार गहराई से आते हैं, आत्मा से, जीवन की जटिलताओं को देखकर या किसी दर्द से उपजे होते हैं। यही विचार जब इच्छाओं और आस्था से मिलते हैं तो वे इतिहास बदल सकते हैं। हिल ने उदाहरण दिया कि कई सफल व्यक्तियों के जीवन में कोई एक खास क्षण आता है जो उन्हें भीतर से झकझोर देता है। वह क्षण उनके जीवन की दिशा बदल देता है, और अक्सर यही क्षण सबसे बड़ी कठिनाई के समय आता है। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका होता है, जब चारों ओर अंधेरा होता है, जब हार निश्चित लगती है, तब भीतर से एक आवाज आती है, मैं रुकूंगा नहीं। यही आवाज बदलाव की शुरुआत होती है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने बेटे की कहानी साझा की।
उनका बेटा जन्म से ही बहरेपन की समस्या से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी सुन नहीं पाएगा, लेकिन हिल ने विश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपने ही सिद्धांतों को उस स्थिति में प्रयोग किया। उन्होंने अपने बेटे को कभी नहीं बताया कि वह विकलांग है। उन्होंने हमेशा उसे सामान्य बच्चों जैसा समझा, उससे सामान्य बातचीत की, उसे सामान्य अवसर दिए, और इस विश्वास ने चमत्कार कर दिया। बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना जागी कि वह कुछ विशेष है, और इसी विश्वास के कारण उसने अपने जीवन में वह सब पाया जो एक सामान्य व्यक्ति भी मुश्किल से पाता है। बाद में वह एक विशेष प्रकार की श्रवण मशीन के साथ सुनने में सक्षम हो गया और हजारों बहरे बच्चों की मदद करने के लिए एक मिशन शुरू किया। हिल का यह व्यक्तिगत अनुभव यह दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति को अवसर में बदलना चाहे तो वह कर सकता है। आवश्यकता है दृष्टिकोण की। उन्होंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की एक जटिल लेकिन गहरी अवधारणा भी समझाई। उन्होंने कहा कि यौन ऊर्जा सबसे प्रबल मानवीय ऊर्जा होती है, और अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह व्यक्ति को रचनात्मक, शक्तिशाली और प्रेरित बना सकती है। हिल ने यह पाया कि अधिकांश महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या उद्योगपति अत्यधिक भावनात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन उन्होंने इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे विचारों में, योजनाओं में और कार्यों में बदला। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को आत्मनियंत्रण और उद्देश्य के साथ संयोजित करता है, तब वह असाधारण बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम, जुनून और कामना, ये तीन शक्तियां मिलकर व्यक्ति को सबसे गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं, और जब ये तीनों एक ही दिशा में हों, जैसे अपने जीवन लक्ष्य की ओर, तो वह व्यक्ति असाधारण परिणाम उत्पन्न करता है। प्रेम सबसे उच्च भावना है, यह व्यक्ति को उदात्त बनाता है। कामना व्यक्ति को प्रेरित करती है, और जुनून व्यक्ति को गति देता है। ये तीनों मिलकर उस मानसिक स्थिति को बनाते हैं जिसे हिल क्रिएटिव इमेजिनेशन की उन्नत अवस्था मानते हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रेन की शक्ति पर बात की। उन्होंने इसे एक ट्रांसमीटर और रिसीवर कहा। हर विचार एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब हम किसी विचार पर गहराई से ध्यान देते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। अगर आप लगातार किसी विचार पर केंद्रित हैं और उसी भावना के साथ कार्य करते हैं, तो ब्रह्मांड से उसी तरह की ऊर्जा लौट कर आती है। यही वह कारण है कि क्यों कई बार हम किसी विचार को सोचते हैं और कुछ ही समय बाद कोई अवसर या समाधान सामने आता है। यह प्रक्रिया सहज नहीं, पर वैज्ञानिक है। यह मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का संगम है। हिल ने इसे इस तरह समझाया, जैसे रेडियो तरंगें विशिष्ट आवृत्ति पर संचार करती हैं, वैसे ही मस्तिष्क भी विशिष्ट आवृत्ति पर काम करता है। और जब आपका विचार स्पष्ट और भावनात्मक होता है, तो वह विशेष आवृत्ति पर सक्रिय होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आपके विचार स्पष्ट हों, आपके इरादे मजबूत हों और आपकी ऊर्जा केंद्रित हो। अगर आपका मस्तिष्क रोजाना भ्रमित विचारों, चिंता और डर से भरपूर है, तो वह कोई सकारात्मक आवृत्ति प्रसारित नहीं कर पाएगा। हिल ने अपने सिद्धांत में सिक्स्थ सेंस को विशेष स्थान दिया है। यह इंद्रियों के पार की शक्ति है, वह अंदर की आवाज जो कई बार हमें सही दिशा दिखाती है जब तर्क और तजुर्बा चुप हो जाते हैं। सिक्स्थ सेंस को जागृत करने के लिए उन्होंने अनुशासन, ध्यान, विश्वास और लगातार अभ्यास की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह शक्ति धीरे धीरे जागती है, पहले छोटी सूचनाओं के रूप में, फिर विचारों के रूप में और अंततः मार्गदर्शन के रूप में। यह शक्ति तभी कार्य करती है जब मन शांत हो और व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो। धोखे, भय, नफरत या लोभ से भरा मन इस शक्ति को अवरुद्ध कर देता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यही सिक्स्थ सेंस कई बार आपको संभावित खतरों से भी बचा सकता है। जैसे कई बार आपको बिना कारण किसी काम से डर लगता है या किसी व्यक्ति से असहजता महसूस होती है। यह आपकी आंतरिक चेतना होती है जो आपको संकेत देती है। हिल ने यह स्पष्ट किया कि उनके बताए गए सिद्धांत कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अभ्यास और अनुभव से उपजे सूत्र हैं, और इनका लाभ वही उठा सकता है जो अनुशासन के साथ इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रयोगकर्ता बनने को कहा। उन्होंने कहा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इन्हें प्रयोग में नहीं लाते।
हर दिन अपने जीवन को देखें, अपने विचारों को जांचें, अपने निर्णयों को समझें, अपने डर को पहचानें और फिर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आप जब इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, शायद सप्ताहों तक या महीनों तक कुछ नहीं होगा, परंतु जैसे जैसे आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं, आपके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है और यह बदलाव टिकाऊ होता है क्योंकि यह बाहरी नहीं, अंदर से आता है। हिल ने अंतिम बातों में यह भी बताया कि सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, संदेह। उन्होंने कहा कि यह मानसिक कैंसर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। जब तक आपके भीतर संदेह रहेगा, खुद पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी योग्यताओं पर, तब तक सफलता आपसे दूर रहेगी। इस संदेह को समाप्त करने का एक ही तरीका है, अनुभव। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाता है। उन्होंने कहा, सफलता का मार्ग आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। हर व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। क्या वे सभी आपके लक्ष्य की दिशा में जा रहे हैं? अगर नहीं, तो क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? जवाब हाँ है। हर विचार बदला जा सकता है, हर आदत सुधारी जा सकती है और हर जीवन एक नई दिशा में मोड़ा जा सकता है, अगर व्यक्ति तैयार हो। नेपोलियन हिल ने जब अपने विचारों की श्रृंखला को अंतिम रूप दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल दौलत कमाने की विधि नहीं है, यह जीवन को उसकी पूर्णता में जीने की विधि है। इसमें केवल पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, उद्देश्य, अनुशासन और आत्मज्ञान की यात्रा है। उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए 7 सबसे घातक दुश्मनों की चर्चा की। वे मानसिक अवरोध जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सफलता से दूर ले जाते हैं। ये दुश्मन है भय, ईर्ष्या, आलस्य, निर्णयहीनता, संदेह, चिंता और नकारात्मक सोच। सबसे पहले उन्होंने भय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भय एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो वह सच्चाई को देखने में असमर्थ हो जाता है, उसके निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं, उसकी आत्मा संकुचित हो जाती है। हिल ने 6 प्रमुख प्रकार के भय को पहचाना: निर्धनता का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम खोने का भय, उम्र बढ़ने का भय और मृत्यु का भय। उन्होंने कहा कि ये सभी भय जन्मजात नहीं होते, इन्हें समाज, अनुभव और वातावरण से सीखा जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर एक बच्चा निर्धनता में पैदा होता है तो वह पैसे के बारे में डर के साथ बड़ा होता है। अगर किसी को बार बार आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वह अपनी बात कहने से डरने लगता है। अगर कोई हमेशा बीमार रहता है तो वह अपनी ताकत पर विश्वास खो देता है। लेकिन हिल ने स्पष्ट किया कि ये सभी भय झूठे हैं, वे हमारे विचारों का परिणाम हैं और जैसे विचार बदले जा सकते हैं वैसे ही इन भयों को भी नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि जब भी आप किसी भय को महसूस करें तो उसे पहचानें, उसे नाम दें। उदाहरण के लिए, यह निर्धनता का भय है, यह आलोचना का डर है, यह मेरी अस्वीकृति का डर है, और फिर जानबूझकर उसके विपरीत विचार को दोहराएं। यदि आप डरते हैं कि आप असफल होंगे तो खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं सफलता के योग्य हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन में सकारात्मक सोच भरता है और नकारात्मक सोच को कमजोर करता है। हिल ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि सफल लोगों में एक खास आदत होती है, फैसला लेने की क्षमता। वे निर्णय लेने में समय नहीं लगाते, लेकिन उसे बदलने में बहुत समय लगाते हैं, यानी वे निर्णय पर कायम रहते हैं। इसके विपरीत असफल लोग निर्णय लेने में हिचकते हैं और उन्हें बार बार बदलते हैं। हिल ने बताया कि ये लोग दूसरों की राय पर अधिक निर्भर रहते हैं और यही उन्हें भ्रमित करता है। इसलिए उन्होंने कहा, अपने निर्णय स्वयं लें, दूसरों की सलाह लें, लेकिन निर्णय आप करें, क्योंकि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है। फैसला लेने की क्षमता आत्मविश्वास से आती है और आत्मविश्वास आता है आत्मज्ञान से। इसलिए हिल बार बार आत्म परीक्षण की बात करते हैं। हर रात खुद से सवाल करें,
क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया? क्या मेरे निर्णय मेरे उद्देश्य की दिशा में थे? क्या मैं आज सकारात्मक रहा? यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह परिवर्तनकारी होती है। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष अभ्यास बताया, डेफिनेट चीफ एम, यानी आपका प्रमुख उद्देश्य। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना चाहिए और उसे कागज पर लिखना चाहिए। फिर प्रतिदिन सुबह और रात उसे पढ़ना चाहिए, विश्वास और भावना के साथ। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि वह विचार आपके मन में इतनी गहराई से उतर जाए कि वह आपकी चेतना का हिस्सा बन जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या बलिदान देने होंगे, क्या क्या कदम उठाने होंगे और किस तरह की योजना बनाएंगे। ये सब बातें भी स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का उद्देश्य है, मैं अगले 2 वर्षों में 5,000 रुपये कमाऊंगा, तो उसे यह भी लिखना होगा कि मैं इसके बदले में प्रतिदिन 4 घंटे अतिरिक्त कार्य करूंगा। मैं अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में दूंगा। मैं इस योजना का पालन करूंगा। जब यह सब बातें स्पष्ट होती हैं, तो मन भ्रम से मुक्त होता है, व्यक्ति एकाग्र होता है और एकाग्रता ही सफलता की चाबी है। हिल ने अपने शोध में पाया कि अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। वे जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी एक योजना, कभी दूसरी। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सभी क्रियाएं उसी दिशा में होती हैं। हिल ने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जेब में, डेस्क पर, दीवार पर, ताकि वह बार बार उसे देख सके, याद कर सके और उससे प्रेरणा पा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। अवसर, लोग, समाधान सब अचानक आपके रास्ते में आने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपकी ऊर्जा का परिणाम होता है। हिल ने एक और आवश्यक विचार साझा किया, इच्छा की तीव्रता। उन्होंने कहा कि हर कोई कुछ चाहता है, लेकिन हर कोई उसे पाने की तीव्र इच्छा नहीं रखता। तीव्र इच्छा वही होती है जो आपके सोचने, बोलने और करने के हर कार्य में झलकती है। यह वह इच्छा होती है जो आपको आराम नहीं करने देती, जो आपको खींचती है, जो आपको रुकने नहीं देती। उन्होंने उदाहरण के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी की बात की। गांधी जी के पास कोई सेना नहीं थी, कोई धन नहीं था, कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके पास थी इच्छा की तीव्रता, आस्था की शक्ति और स्पष्ट उद्देश्य। उन्होंने एक विचार को अपनाया, भारत को स्वतंत्र करना है, और उस विचार के साथ इतना जुड़ गए कि उन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया। हिल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस तीव्रता से अपने उद्देश्य को पकड़ ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अंत में यह स्पष्ट किया कि यह किताब कोई जादू नहीं सिखाती, यह एक विज्ञान सिखाती है, और इस विज्ञान का अभ्यास वह कर सकता है जो सचमुच में सफलता चाहता हो। उन्होंने हर पाठक से एक वादा लेने को कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं संदेह से नहीं डरूंगा, मैं दूसरों की आलोचना से नहीं रुकूंगा, और मैं अपने लक्ष्य को पाने तक प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि हिल के अनुसार जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही अंततः जीतता है। जब हिल ने इच्छाओं की तीव्रता, आस्था और स्पष्ट उद्देश्य की बात पूरी की, तो उन्होंने उस शक्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी तत्वों को जोड़ती है। वह शक्ति है प्रेरणा। प्रेरणा वह मानसिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन प्रेरणा हमेशा बाहर से नहीं आती, सच्ची प्रेरणा भीतर से निकलती है। यही कारण है कि हिल ने बार बार आत्मनिरीक्षण और आत्मसंवाद को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक अग्नि है। यह अग्नि तब भड़कती है जब व्यक्ति किसी महान उद्देश्य से जुड़ता है। यह उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य जो केवल धन तक सीमित न हो, बल्कि आपके जीवन के लिए गहराई और दिशा लाए। हिल ने यह बताया कि दौलत कमाना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अगर वह उद्देश्य किसी महान कार्य या योगदान से जुड़ा न हो, तो वह लक्ष्य अधूरा रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप इस पैसे का क्या करेंगे।
क्या इससे आप अपने परिवार को सुरक्षित बनाएंगे? क्या किसी सामाजिक कार्य में लगाएंगे? क्या इससे किसी का जीवन बेहतर होगा? यह उद्देश्य जब किसी उच्च भाव से जुड़ता है तब प्रेरणा निरंतर बनी रहती है। हिल ने समझाया कि प्रेरणा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या और अनुशासन आवश्यक है। उन्होंने कुछ ऐसी क्रियाओं का उल्लेख किया जिन्हें रोजाना करना चाहिए। 1. अपने उद्देश्य को दोहराना। प्रतिदिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ना। 2. ध्यान और आत्मसंवाद। कुछ मिनट अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को स्पष्ट करना। 3. आभार प्रकट करना, उन चीजों के लिए धन्यवाद देना जो आपके पास है। 4. सकारात्मक लोगों से घिरना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपके लक्ष्य का समर्थन करते हों। 5. नकारात्मकता से बचना, समाचार, शिकायतें, आलोचना और निराशाजनक बातों से दूरी बनाना। प्रेरणा केवल शुरुआत के लिए नहीं होती, यह एक ऐसी लौ है जिसे हर दिन जलाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों में आत्म प्रेरणा की शक्ति होती है वे बाहरी हालात से कम प्रभावित होते हैं। वे बारिश में भी चलते हैं, तूफान में भी टिके रहते हैं और अंधकार में भी रोशनी ढूंढते हैं। इसके बाद हिल ने बात की उस शक्ति की जो सबको जोड़ती है, मास्टरमाइंड अलायंस। उन्होंने इसे सबसे आवश्यक तत्वों में से एक माना। उन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं तो वे एक नई शक्ति का निर्माण करते हैं। यह शक्ति व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक होती है। यह कोई जादुई संकल्पना नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है। जब 2 लोग एक ही दिशा में सोचते हैं तो उनकी मानसिक तरंगें आपस में जुड़ जाती हैं और इससे एक उच्चतर चेतना उत्पन्न होती है। हिल ने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति को एक ऐसा साथी ढूंढना चाहिए जो उसके उद्देश्य में विश्वास करता हो, जो ईमानदार हो, प्रेरक हो और उसके विकास में सहयोगी हो। उन्होंने यह भी चेताया कि अगर मास्टरमाइंड का चुनाव गलत हो तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए इस समूह का चयन सोच समझकर करें। केवल उन्हीं लोगों को जोड़ें जो सकारात्मक हों, आपके विचारों का सम्मान करें और आपके लक्ष्य से जुड़ाव रखते हों। हिल ने बताया कि इतिहास के लगभग हर सफल व्यक्ति के पास ऐसा कोई न कोई व्यक्ति या समूह था जिसने उसे प्रेरित किया, उसका मार्गदर्शन किया या उसकी ऊर्जा को संतुलित रखा। एंड्रयू कार्नेगी के पास एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड था। हेनरी फोर्ड के पास भी एक ऐसा समूह था जो उसके विचारों को शक्ति देता था। उन्होंने कहा कि अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक समूह जो एकजुट हो, अनुशासित हो और एक ही दिशा में सोचता हो, वह असंभव को संभव बना सकता है। इसके बाद हिल ने बात की आत्मविश्लेषण की। उन्होंने कहा कि हर महीने या कम से कम हर तिमाही में व्यक्ति को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहा हूं? क्या मैं हर दिन उस दिशा में कुछ कार्य कर रहा हूं? क्या मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म तीनों एक जैसे हैं? क्या मैं नकारात्मक सोच से बच रहा हूं? क्या मैं अपने मास्टरमाइंड समूह से उचित मार्गदर्शन ले रहा हूं? हिल ने एक विस्तृत प्रश्नावली दी जिससे व्यक्ति अपनी सोच, आदतों और जीवन शैली का आकलन कर सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आत्मविश्लेषण ईमानदारी से होना चाहिए। यदि आप खुद से झूठ बोलेंगे तो सुधार असंभव है। एक और गहरा विचार जो उन्होंने साझा किया, सपने देखने की शक्ति। उन्होंने कहा कि हर महान उपलब्धि पहले एक सपना ही होती है, लेकिन अधिकतर लोग सपने देखना छोड़ देते हैं, या तो क्योंकि उन्हें हंसी उड़ने का डर होता है या फिर असफलता का भय होता है। हिल ने कहा कि बच्चे सबसे बड़े स्वप्न दृष्टा होते हैं। वे कल्पना करते हैं, उड़ते हैं, कुछ भी बनने की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, समाज उन्हें यथार्थ का पाठ पढ़ाता है और धीरे धीरे उनके सपनों के पंख कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो पहले फिर से सपने देखना सीखिए। उन्होंने यह भी बताया कि सपनों को साकार करने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य है। बिना अनुशासन के विचार बिखर जाते हैं, बिना अनुशासन के इच्छाएं ढीली हो जाती हैं, बिना अनुशासन के कार्य अधूरे रह जाते हैं। हिल ने अनुशासन को सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास माना। उन्होंने कहा, अनुशासन वह पुल है जो विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। अगर आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, काम करते हैं,
पढ़ते हैं, योजना बनाते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी मानसिक शक्ति विकसित होती है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुशासन सिर्फ समय का पालन नहीं है, यह भावनाओं का भी नियंत्रण है। गुस्सा, जलन, डर, उत्तेजना, ये सभी अगर नियंत्रित ना हो तो व्यक्ति अपना रास्ता भटक सकता है। इसलिए आत्मनियंत्रण, आत्मप्रेरणा और आत्मविश्वास, ये 3 स्तंभ हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। हिल के शब्दों में, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका असंयमित मन है, लेकिन वही मन उसका सबसे बड़ा सहयोगी भी बन सकता है यदि उसे प्रशिक्षित किया जाए। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं में एक बात बार बार सामने आती है, मनुष्य का भाग्य उसकी सोच में बसता है। वह सोच जो दिन रात हमारे भीतर चलती रहती है, वही हमारे कर्मों को जन्म देती है और वही हमारे जीवन का निर्माण करती है। यही कारण है कि उन्होंने आत्मनियंत्रण और आत्म अवलोकन को हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य अभ्यास बताया। इस भाग में हिल ने विशेष रूप से उस मानसिक रोग पर प्रकाश डाला जो सबसे अधिक लोगों की सफलता में बाधा बनता है, आलोचना का भय। उन्होंने कहा कि कई बार लोग आलोचना के डर से अपने विचार साझा नहीं करते, कोई नया कार्य शुरू नहीं करते या अपनी रचनात्मकता को व्यक्त नहीं करते। वे इस बात को लेकर अधिक चिंतित होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर उन्हें बार बार पीछे खींच लेता है। हिल ने इस डर को नष्ट करने के लिए एक आसान लेकिन सशक्त उपाय बताया, अपने विचारों को कागज पर लिखना और उन्हें प्रतिदिन जोर से पढ़ना। जब आप अपने उद्देश्य, अपने विचार, अपनी योजनाएं बार बार सुनते हैं अपनी ही आवाज में, तो वह आंतरिक आत्मविश्वास जगता है जो आलोचना के भय को पीछे छोड़ देता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार आलोचना करने वाले लोग स्वयं डरे हुए होते हैं। वे दूसरों को नीचे खींचकर अपने भय को छिपाते हैं। यदि हम उनके शब्दों को सत्य मान लें तो हम उनके भय के शिकार बन जाते हैं। हिल ने अपने पाठकों को चेताया, सत्य वही है जो आप स्वयं अपने लिए तय करते हैं। दूसरों की सीमाएं आपकी सीमाएं नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चिंता और असफलता के डर पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को जकड़ लेती है। यह छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, देर से उठने पर पछतावा, खर्च बढ़ने पर डर, आलोचना पर प्रतिक्रिया, और फिर यह आदत बन जाती है। हिल ने इस चिंता को हराने के लिए एक कार्य प्रणाली बताई। 1. जो बात आपको चिंतित कर रही है उसे स्पष्ट रूप से कागज पर लिखें। 2. फिर उसके 2 समाधान लिखें। पहला, अगर यह समस्या हल हो जाए तो क्या होगा? दूसरा, अगर ना हो तो क्या हो सकता है? 3. अब यह तय करें कि आप इन दोनों स्थितियों में क्या करेंगे। 4. उसके बाद उसी दिशा में कार्य करना शुरू करें, बिना रुके, बिना पीछे देखे। यह प्रक्रिया आपको भय से निकालकर क्रिया में डाल देती है, और क्रिया ही चिंता का सबसे बड़ा समाधान है। हिल ने कहा, जब आप क्रिया करते हैं तो मन में स्पष्टता आती है, और जब आप रुके रहते हैं तो भ्रम और भय बढ़ता है। उन्होंने सफलता के मार्ग में आने वाली एक और बाधा की ओर संकेत किया, निर्णयहीनता। निर्णय लेने में देरी कई बार अवसरों को नष्ट कर देती है। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं, लेकिन उन्हें बदलने में समय लगाते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार उन्हें बदलते हैं। हिल ने सुझाव दिया कि जब भी कोई निर्णय लेना हो तो शांत मन से सोचें, योजना बनाएं और फिर उस निर्णय पर टिके रहें। अगर बाद में कोई सुधार करना पड़े तो वह एक सोचा समझा सुधार हो, न कि डर या आलोचना के दबाव में लिया गया निर्णय। फिर उन्होंने बात की सबसे गूढ़ शक्ति की, अवचेतन मन। उन्होंने कहा कि अवचेतन मन वह अदृश्य कंप्यूटर है जो हर दिन आपके विचारों, अनुभवों और भावनाओं को संग्रह करता है। और जब आप किसी समस्या के बारे में गहराई से सोचते हैं तो यह अवचेतन मन ही समाधान खोजकर सामने लाता है। पर यह मन तर्क से नहीं, भावना से संचालित होता है। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य को भावना के साथ दोहराते हैं, उत्साह, विश्वास, आस्था और प्रेम के साथ, तो यह अवचेतन मन उसे अपनी कार्य प्रणाली का हिस्सा बना लेता है।
हिल ने इसे इस तरह समझाया, जैसे आप अपने मस्तिष्क में एक बीज बोते हैं तो वह बीज आपकी भावना से सिंचित होता है और फिर वह विचार धीरे धीरे व्यवहार, आदत और जीवन में बदलता है। इस अवचेतन मन को सक्रिय रखने के लिए उन्होंने प्रतिदिन के अभ्यास की बात की। उन्होंने कहा, सुबह जागते ही सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं योग्य हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। रात को सोने से पहले अपने उद्देश्य को पढ़ें। दिन में किसी भी नकारात्मक विचार को पहचान कर तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदलें। जब भी असमर्थता का भाव आए तो अपने अब तक के सफल अनुभवों को याद करें। हिल ने स्पष्ट किया कि यह सब अभ्यास रोजाना करना होगा, सप्ताह में एक बार नहीं, मन आने पर नहीं, बल्कि रोज नियम पूर्वक। इसके बाद उन्होंने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, छठी इंद्रिय, जिसे उन्होंने इंट्यूशन या अंदर की आवाज कहा। हिल ने माना कि हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष शक्ति होती है जो चेतन और अवचेतन के पार होती है। यह शक्ति कई बार हमें ऐसे विचार देती है जिनका कोई तर्क नहीं होता, लेकिन वे पूर्णतः सही होते हैं। उन्होंने बताया कि यह शक्ति तब जागृत होती है जब व्यक्ति आत्म अवलोकन, आत्मनियंत्रण, आस्था, धैर्य और कल्पना को एक साथ अपनाता है। छठी इंद्रिय से मिले संकेत को समझने के लिए मस्तिष्क को शांत और ग्रहणशील बनाना पड़ता है। उन्होंने ध्यान, मौन और प्रकृति से जुड़ाव को इस शक्ति को जागृत करने का साधन बताया। उन्होंने कहा, छठी इंद्रिय वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह शक्ति तभी आती है जब बाकी सभी मानसिक अभ्यास पूर्णता में हों। यह कोई साधारण अभ्यास से नहीं आती, यह गहराई से जुड़ी चेतना है जो वर्षों के अभ्यास से जागती है। अंत में हिल ने पाठकों से एक वचन मांगा, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानूंगा, मैं उस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहूंगा, मैं अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाऊंगा, मैं आलोचना, असफलता और भय से ऊपर उठूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस सफलता को प्राप्त न कर लूं जिसके लिए मैं जन्मा हूं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई तात्कालिक परिणाम की विधि नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है और इसे अपनाने वाले को समय, अभ्यास और समर्पण के साथ चलना होगा। जब नेपोलियन हिल ने जीवन के अंदर छिपी मानसिक शक्तियों को समझने और उन्हें जागृत करने के तरीकों को विस्तार से प्रस्तुत किया, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे अपने विचारों के बल पर निर्णय लेना पड़ता है, या तो हार मानना या आगे बढ़ना। उन्होंने इस क्षण को टर्निंग पॉइंट कहा, वह बिंदु जहां व्यक्ति या तो डर और असमर्थता के आगे झुक जाता है या फिर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर एक नया रास्ता चुन लेता है। हिल ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि केवल इच्छा या सोच से कुछ नहीं होता, वह तभी फलित होती है जब वह एक निर्धारित योजना और क्रिया में बदली जाती है। उन्होंने यह समझाया कि कई लोग अच्छे विचारों से भरपूर होते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी कार्य में नहीं बदलते। उनके विचार केवल कल्पनाओं की दुनिया में तैरते रहते हैं, वे कभी धरातल पर नहीं उतरते। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा, जो कुछ भी आप सोचते हैं उसका मूल्य तब तक शून्य है जब तक आप उसे कार्य में न बदलें। यह कार्य करने की शक्ति कहां से आती है? हिल के अनुसार यह आती है आत्म प्रेरणा से। आत्म प्रेरणा वह शक्ति है जो आपको हर सुबह उठाकर अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। यह बाहरी दुनिया की प्रशंसा या पुरस्कार से नहीं चलती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। उन्होंने आत्म प्रेरणा को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बताए। 1. हर सुबह अपने लक्ष्य को पढ़ना और महसूस करना। 2. हर सप्ताह अपनी प्रगति की समीक्षा करना, कहां तक पहुंचे, क्या अटका, क्या बदला जा सकता है। 3. हर दिन कुछ ऐसा पढ़ना या सुनना जो प्रेरणादायक हो, किताब, जीवनी, भाषण। 4. अपने जैसे सोचने वालों के साथ संवाद करना ताकि ऊर्जा मिलती रहे। हिल ने चेतावनी दी, यदि आप स्वयं को नियमित रूप से प्रेरित नहीं करेंगे तो नकारात्मकता आपका स्थान ले लेगी। इसके बाद उन्होंने बात की सपनों को कार्य में बदलने की प्रक्रिया की। उन्होंने कहा कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको 6 बातें करनी होती हैं। 1. एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना, वह क्या है जो आप पाना चाहते हैं। 2. यह निश्चित करना
कि आप उसके बदले क्या देंगे। 3. एक समय सीमा तय करना, कब तक आप उसे प्राप्त करेंगे। 4. एक स्पष्ट योजना बनाना, उसमें पहला कदम क्या होगा। 5. यह सब एक कागज पर लिखना, संक्षिप्त लेकिन सटीक। 6. हर दिन उसे जोर से पढ़ना, दिन में 2 बार, सुबह और रात। यह प्रक्रिया बहुत ही साधारण दिखती है, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति है, क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो वह केवल विचार नहीं रहता, वह एक मानसिक आदेश बन जाता है जिसे आपका अवचेतन मन मानने लगता है। हिल ने उदाहरण दिया, जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि मैं 1 साल में 5,000 रुपये कमाऊंगा, और वह यह भी लिखता है कि मैं इसके बदले में अपने व्यापार में हर दिन 6 घंटे अतिरिक्त लगाऊंगा और मैं अगले 12 महीनों में इसे प्राप्त कर लूंगा, तो यह सोच अब केवल कल्पना नहीं, एक कार्य योजना बन जाती है। इस सोच के साथ जब वह प्रतिदिन कार्य करता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसके साथ हो जाती हैं। अवसर, लोग, विचार, समय सब उसके पक्ष में एकत्र होने लगते हैं। हिल ने इसे सोच का चुंबकत्व कहा। आपकी सोच वैसा ही आकर्षण पैदा करती है। उन्होंने बताया कि आप वही बनते हैं जो आप अधिकांश समय सोचते हैं। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आप उसे ही आकर्षित करते हैं। यदि आप बीमारी, असफलता या डर के बारे में सोचते हैं तो वे ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। पर यदि आप सफलता, समृद्धि, साहस और विश्वास के बारे में सोचते हैं तो वह सब धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है। हिल ने इस बात पर विशेष बल दिया कि नकारात्मक सोच केवल बाहरी वातावरण से नहीं आती, वह हमारे भीतर की पुरानी आदतों, समाज से मिले विचारों और जीवन के अनुभवों से बनती है। इसीलिए उन्होंने आत्म प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपका मस्तिष्क एक खाली स्लेट की तरह होता है। आप उस पर जो भी लिखते हैं वह दिन भर आपकी मानसिक अवस्था बनाता है। इसलिए उन्होंने कहा, हर दिन की शुरुआत आत्म प्रशिक्षण से करो। अपने लक्ष्य को दोहराओ, अपनी क्षमताओं को याद करो, अपने डर को चुनौती दो। इसके बाद उन्होंने बात की डेफिनेट चीफ एम यानी जीवन के प्रमुख उद्देश्य की महत्ता पर। हिल ने बताया कि जिन लोगों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता वे अक्सर जीवन में भटक जाते हैं। वे हर अवसर के पीछे भागते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं पाते, जबकि जिनके पास एक प्रमुख उद्देश्य होता है वे हर छोटे निर्णय को उसी दिशा में लेते हैं। उनका दिन, उनका सोच, उनकी योजना सब उस उद्देश्य को प्राप्त करने में लग जाते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने आत्मविश्वास की भूमिका को समझाया। उन्होंने आत्मविश्वास को केवल आत्म प्रशंसा नहीं कहा, बल्कि उसे उन्होंने कार्यों और अनुभवों से उपजा निरंतर अभ्यास बताया। जब आप कोई निर्णय लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, तो वह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप किसी भय का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो वह आपके भीतर साहस उत्पन्न करता है। जब आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं तो वह आपको एक मानसिक शक्ति देता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। हिल ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक विशेष अभ्यास बताया, ऑटो सजेशन। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को 5 सकारात्मक वाक्य लिखकर उन्हें रोज जोर से पढ़ना चाहिए। जैसे 1. मैं जानता हूं कि मैं जिस उद्देश्य के लिए समर्पित हूं उसे पूरा कर सकता हूं। 2. मैं हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाऊंगा। 3. मैं अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक आदेश दूंगा। 4. मैं संदेह, भय और आलोचना से ऊपर उठूंगा। 5. मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफलता मेरी नहीं हो जाती। इन वाक्यों को भावना और विश्वास के साथ दोहराने से व्यक्ति के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। हिल ने बार बार यह दोहराया, विचार वह बीज है जिससे हर सफलता उत्पन्न होती है, लेकिन वह बीज तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक वह कर्म, अनुशासन, आत्म प्रेरणा और योजना से सींचा न जाए। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं की गहराई तब और स्पष्ट होती है जब वे यह बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सोचने की क्षमता है। यह सोच यदि स्पष्ट, केंद्रित और उद्देश्य मूलक हो तो वह व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है। लेकिन अगर सोच भ्रमित, डरी हुई या आलस्य से भरी हो
तो वही सोच उसे नीचे गिरा सकती है। इस भाग में हिल ने विशेष रूप से उस एक विचार को उजागर किया जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। हम वही बनते हैं जो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इस विचार की गहराई को समझाते हुए उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का जीवन उसके प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब होता है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात गरीबी, अभाव, डर और सीमाओं के बारे में सोचता है तो वह उन्हीं परिस्थितियों को बार बार अपने जीवन में अनुभव करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति समृद्धि, अवसर, आत्मविश्वास और सफलता के विचारों में डूबा रहता है वह धीरे धीरे उन्हीं अनुभवों को वास्तविकता में बदलने लगता है। हिल कहते हैं कि विचार केवल हवा में उड़ते शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा हैं, कंपन हैं, जिनका असर हमारे शरीर, व्यवहार और परिणामों पर पड़ता है। इस सिद्धांत को उन्होंने विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझाया। हमारा मस्तिष्क एक विद्युत चुंबकीय उपकरण की तरह है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह विचार एक निश्चित कंपन पैदा करता है। यह कंपन ब्रह्मांड की उसी आवृत्ति से जुड़ जाता है और फिर वही विचार हमारी ओर लौटते हैं, अवसर, व्यक्ति और घटनाओं के रूप में। इसी कारण उन्होंने ऑटो सजेशन को इतनी बार दोहराया ताकि हमारा मस्तिष्क एक ही दिशा में कंपन करे और उसी दिशा से ऊर्जा प्राप्त करे। हिल ने एक और अद्भुत विचार प्रस्तुत किया। मनुष्य के पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग करना भूल गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का चयन करना सीख ले तो वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा, हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक चुनाव होता है, या तो आप बीते कल की यादों और डर के साथ जिएं या फिर आज एक नया दिन मानकर नई दिशा में कदम बढ़ाएं। इसके बाद उन्होंने चर्चा की छठी इंद्रिय की शक्ति की, जिसे उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली भाग कहा। हिल बताते हैं कि यह छठी इंद्रिय या अंतर्ज्ञान हमें उन निर्णयों में मार्गदर्शन करती है जहां तर्क विफल हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सारे विकल्प समान दिखते हैं और हम निर्णय नहीं ले पाते। उस समय भीतर से एक हल्की आवाज आती है, यह करो या यह मत करो। यही है छठी इंद्रिय। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक संवाद है। जब आप बार बार अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप भावनाओं और कल्पना के साथ उसे जीते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड से एक प्रतिक्रिया आने लगती है। यह प्रतिक्रिया विचार के रूप में आती है और आपकी छठी इंद्रिय उसे पकड़ लेती है। हिल कहते हैं कि यह शक्ति हर व्यक्ति में होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं, क्योंकि इसके लिए मन का शुद्ध और शांत होना आवश्यक है। उन्होंने इसे विकसित करने के लिए ध्यान, मौन, प्रकृति के साथ समय और आत्म प्रशिक्षण को जरूरी बताया। इसके बाद उन्होंने एक गहरे विषय को छुआ, पराजय और असफलता। हिल ने साफ साफ कहा, हर असफलता के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है। उन्होंने बताया कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने उसे अंत नहीं, एक नई शुरुआत माना। हिल ने यह बात बहुत सशक्त रूप से रखी। सफल लोग असफलता को अनुभव करते हैं, लेकिन वे उसे पहचान कर उससे सबक लेते हैं। असफल लोग उससे डरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि जब भी कोई योजना असफल हो तो तुरंत एक नई योजना बनाएं, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी पीछे न हटें। असफलता केवल एक संकेत है कि आपकी योजना गलत थी, आपका लक्ष्य नहीं। उन्होंने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया, जिनकी पहली कंपनी असफल हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बार बार प्रयास करते रहे, योजना बदलते रहे, जब तक कि उन्होंने ऐसा सिस्टम न बना लिया जिससे दुनिया की परिवहन प्रणाली बदल गई। हिल ने एक और जरूरी बात कही, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर बार बार ध्यान केंद्रित करता है और अपने सभी विचार, ऊर्जा और समय उसी दिशा में लगाता है, तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को अपनी सहायता में बुला लेता है। परंतु ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में हर ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, असुरक्षा, तुलना, ये सब उस एकाग्रता को तोड़ते हैं जो सफलता के लिए अनिवार्य है। हिल ने सुझाव दिया
कि एक लक्ष्य तय करने के बाद हर दिन कम से कम 1 घंटा केवल उसी लक्ष्य पर काम करें, बिना किसी रुकावट के। इस दौरान न कोई संदेश, न कोई कॉल, न कोई सोशल मीडिया, केवल आप और आपका उद्देश्य। उन्होंने कहा, यह 1 घंटा आपकी सफलता की नींव है। इस 1 घंटे में जितना आप जोड़ेंगे वही आपकी संपत्ति बनेगा। इसके बाद हिल ने पुनः मास्टरमाइंड की अवधारणा को दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने लक्ष्य को तीव्रता से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके साथ वही ऊर्जा साझा करते हों। ऐसे लोग जो आपके लक्ष्य में विश्वास रखते हों, जो नकारात्मकता से दूर हों और जो आपके विचारों को चुनौती देने के बजाय उन्हें ऊंचाई देने का साहस रखते हों, हिल ने स्पष्ट किया। आपके पास चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन एक सही मास्टरमाइंड समूह आपको 10 गुना आगे ले जा सकता है। अंततः उन्होंने एक बार फिर आत्म प्रशिक्षण और आत्म अवलोकन की बात की। उन्होंने कहा कि महीने के अंत में या कम से कम हर तिमाही में आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मेरे विचार सकारात्मक हैं? क्या मैं अपने समय का सही प्रयोग कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों की आलोचना या राय से प्रभावित हो रहा हूं? क्या मैंने हाल में कोई निर्णय केवल डर या असुरक्षा के कारण लिया है? यह आत्मनिरीक्षण आपकी दिशा को सही करता है, आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और आपको दोबारा से प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल की अंतिम शिक्षाएं इस बात पर केंद्रित हैं कि सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। यह कोई एक मुकाम नहीं जहां पहुंचकर व्यक्ति ठहर जाए, बल्कि यह जीवन भर का अभ्यास है, सोचने, करने, सीखने और बेहतर बनने का। इस अंतिम भाग में उन्होंने पाठकों को एक आत्मनिर्माण योजना दी, एक मानसिक नक्शा जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति दौलतमंद, प्रभावशाली और पूर्ण जीवन जी सकता है। उन्होंने सबसे पहले दोहराया कि दौलत केवल पैसे की बात नहीं है। दौलत का अर्थ है मानसिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, आत्मसम्मान, मानसिक स्पष्टता, आत्म प्रेरणा और समाज में योगदान की भावना। यदि किसी के पास हजार रुपए हों, लेकिन वह हर वक्त तनाव में रहे, रिश्ते टूटे हों, आत्म संदेह से घिरा हो, तो क्या वह वास्तव में दौलतमंद है? हिल ने कहा, सच्ची दौलत वह है जो भीतर से आती है। उन्होंने इस संपूर्ण दौलत को प्राप्त करने के लिए 13 सिद्धांतों की अंतिम पुनरावृत्ति की। व्हाट? इच्छा, एक स्पष्ट और तीव्र इच्छा जो आपको रुकने न दे। 2. आस्था, विश्वास कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आज साधन न हो। 3. ऑटो सजेशन, अपने लक्ष्य और क्षमताओं को प्रतिदिन दोहराना। 4. विशेष ज्ञान, उस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करना जिसमें आप सफलता चाहते हैं। 5. कल्पना, नई योजनाएं बनाने की रचनात्मक शक्ति। 6. सुनियोजित योजना, हर कार्य के लिए स्पष्ट चरणबद्ध योजना बनाना। 7. निर्णय, सोच समझकर निर्णय लेना और उस पर डटे रहना। 8. लगातार प्रयास, बिना थके, बिना रुके, बार बार प्रयास करना। 9. मास्टरमाइंड, ऐसे लोगों का समूह जो आपके लक्ष्य के लिए समर्पित हो। 10. सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जाओं को ऊंचे उद्देश्यों में रूपांतरित करना। 11. अवचेतन मन, सकारात्मक भावनाओं के साथ विचारों को मन में बिठाना। 12. मस्तिष्क, ब्रह्मांड से विचारों का आदान प्रदान करने वाला उपकरण। 13. छठी इंद्रिय, अंत में जागृत होने वाली वह चेतना जो आपको सही दिशा देती है। इन सभी सिद्धांतों का योग एक ऐसी प्रणाली बनाता है जो किसी को भी किसी भी स्थिति से ऊपर उठाकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, बशर्ते वह व्यक्ति इसका अभ्यास करे। हिल ने बार बार यह कहा कि यह कोई जादू नहीं है, ये नियम अटल हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे ही इन मानसिक नियमों को अपनाने से निश्चित रूप से परिणाम मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है, लोग शुरू नहीं करते या बीच में रुक जाते हैं। वे कुछ दिन अभ्यास करते हैं, लक्ष्य लिखते हैं, योजना बनाते हैं, फिर पुराने डर, आदतें और आलस्य उन्हें घेर लेता है। वे फिर वही बन जाते हैं जो वे पहले थे। हिल ने कहा, यदि आप चाहते हैं कि आप बदलें, तो आपको पहले अपनी सोच बदलनी होगी, और यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। यह एक निरंतर अभ्यास है। उन्होंने एक मानसिक प्रतिज्ञा लिखने को कहा,
जिसे हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आप से कहना चाहिए। मैं अब जानता हूं कि मेरी सोच मेरे जीवन की निर्माता है। मैं अब से केवल वही सोच रखूंगा जो मेरे लक्ष्य के अनुरूप है। मैं अब से केवल वही कार्य करूंगा जो मेरे विकास में सहायक है। मैं अब से अपने डर, संदेह और असफलताओं को अपनी ताकत में बदलूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी परिकल्पना को साकार न कर लूं। इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य केवल शब्दों की गूंज नहीं, बल्कि एक आत्म प्रतिबद्धता है, एक वादा स्वयं से जिसे निभाना है हर परिस्थिति में। हिल ने यह भी बताया कि यदि आप इन सिद्धांतों को केवल पढ़ेंगे और उन्हें प्रयोग में नहीं लाएंगे, तो यह केवल एक और किताब बनकर रह जाएगी। लेकिन यदि आप उन्हें अपनाएंगे, वास्तव में प्रतिदिन के अभ्यास में उतारेंगे, तो यह किताब आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अंत में उन्होंने कहा, हर मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन वह तभी अपने उच्चतम रूप में पहुंचता है जब वह यह मानता है कि वह कर सकता है और करने के लिए कार्य करता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से यही सीखा कि गरीबी कोई श्राप नहीं, अमीरी कोई वरदान नहीं, यह केवल सोच का खेल है। अगर किसी के पास सोचने का साहस है, करने की हिम्मत है और न रुकने का संकल्प है, तो वह चाहे जहां भी हो वहां से ऊपर उठ सकता है। नेपोलियन हिल की यह किताब केवल दौलत कमाने की विधि नहीं है, यह विकास का विज्ञान है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को अर्थपूर्ण, शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाना चाहता है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो जानती है कि वह कुछ विशेष है, लेकिन अब तक अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाई। यह एक आह्वान है कि अब समय है अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। अब समय है सपने देखने का, पर सिर्फ देखने का नहीं, उन्हें जीने का। अब समय है डर से बाहर निकलने का और आत्मा से जीने का, क्योंकि जब आप सोचते हैं स्पष्ट रूप से, साहस के साथ, भावना से, तो आप सिर्फ सोचते नहीं, आप समृद्ध होते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आज की बातों ने आपके मन में हलचल मचाई है, तो अगला भाग जरूर सुनिए, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी अभी बाकी है। आप सुन रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की कालजयी कृति, केवल किताबों की आवाज पर। अगर यह ऑडियो आपको प्रेरणा दे रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपकी सोच को और ऊंचाई तक ले जाएं। अगले भाग में मिलते हैं एक और नए दृष्टिकोण, नए विचार और नए साहस के साथ। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग।